हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। इसमें हम बात कर रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम की, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं oogenesis की। पहली वीडियो में मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस समझाया था। आई होप कि आपने पहले वाली सारी वीडियोस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो उन्हें अभी आप जाके देखिए। आज हम इसमें बात करने वाले हैं फीमेल में oogenesis की। ठीक है कि oogenesis क्या होता है, कैसे होता है। मैंने आपको बोला था कि आप पहले फ़ीमेल का पूरा वीडियो देख के आएंगे, जो मैंने अपलोड कर रखी है, तभी आपको प्रोसेस समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो करें स्टार्ट। देखिए बच्चों, इसमें मैंने आपको पूरा पहले स्पर्मेटोजेनेसिस समझाया था कि स्पर्म कैसे बनते हैं। फिर मैंने आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर बताया था पूरा कि कैसे क्या स्ट्रक्चर होता है, एक्रोसोम क्या होता है, मिडल पीस क्या होता है, हेड टेल, ये सब मैंने आपको बताया था पहले वाली वीडियो में। इसलिए अब आगे की बात आज हम किसकी बात करेंगे, oogenesis की बात करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी बुक अपने साथ लेके बैठिए ताकि आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ सके। देखिए, एक मिनट रुक जाइए। ये देखिए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। जो फॉर्मेशन होता है मैच्योर फीमेल गैमेट का, उसको क्या बोलते हैं, oogenesis। मतलब सीधा सा ये मतलब है कि ओवम का बनना। ठीक है, स्पर्म के बनने को क्या कह रहे थे हम, स्पर्मेटोजेनेसिस कह रहे थे। और ओवम के और एग के बनने को क्या कहेंगे हम, oogenesis कहेंगे। ठीक है, अब एक बात और देखिए, स्पर्म कब से बनना स्टार्ट हुए थे। स्पर्म की जो फॉर्मेशन थी कब से स्टार्ट हुई थी, वो हुई थी प्यूबर्टी से, हुई थी प्यूबर्टी से। और जो ये oogenesis की प्रोसेस है, ये कब से स्टार्ट हो जाती है, ये जब फीमेल चाइल्ड का जब बर्थ होता है उससे पहले ही। इसका मतलब कि फीटल स्टेज में ही जो ये oogenesis है, oogenesis की जो प्रोसेस है वो फीटल स्टेज से ही स्टार्ट हो जाती है। स्पर्म की कब से होती है, प्यूबर्टी से होती है ना, पता है आप सबको। और इसकी फ़ीमेल में जो oogenesis की प्रोसेस होती है वो कब से स्टार्ट होती है, फीटल अवस्था से ही होती है। आगे इतनी बात समझ में। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, oogenesis विच इज़ मार्केटली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल oogonia आर फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवरी। देखिए, अब इसका क्या मतलब है, मैंने आपको बताया कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है, और जो oogenesis की प्रोसेस है वो फीटल अवस्था से, फीटल स्टेज से स्टार्ट हो जाती है। मिलियंस ऑफ एग निकलते हैं, कितने निकलते हैं, मिलियंस ऑफ एग निकलते हैं। कौन, हर एक दो ओवरी होती हैं, आप सबको पता ही है। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो पहले जो, अगर फर्स्ट मंथ होगी तो पहली ओवरी रिलीज़ करती है ओवम, सेकंड मंथ कौन सी करती है, दूसरी ओवरी करती है, तीसरे मंथ कौन सी करेगी, फिर से पहली ओवरी करेगी। ऑल्टरनेट पे ये चलती रहती हैं। आगे इतनी बात समझ में। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि जितने भी oogonia बनने होते हैं, अभी मैं बताऊंगी कि oogonia क्या होता है, प्रीमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ये सब मैं अभी आपको बताऊंगी। तो इसमें लिखा है कि जो oogonia बनने होते हैं, जितने भी बनने होते हैं, वो सब फीटल अवस्था में बन जाते हैं। उसके बाद तो बस वो आगे अपने आप को ग्रोथ करते रहते हैं, और ग्रेफिन फॉलिकल बन के वो क्या होते रहते हैं, रिलीज़ करते रहते हैं ओवम को। ठीक है, सेकेंडरी oocyte को रिलीज़ करते रहते हैं। बनने जो होते हैं वो पहले ही बन जाते हैं, प्यूबर्टी से पहले ही बन जाते हैं। देखिए ये लिखा है, नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडिड आफ्टर बर्थ। आगे बात समझ में। जब जो फीटल अवस्था होती है फीमेल चाइल्ड की, जब फीमेल चाइल्ड की जब फीटल स्टेज होती है, तो जितने भी oogonia ऐड होने होते हैं वो सब उसी अवस्था में ऐड हो जाते हैं। उसके बाद एक भी oogonia ऐड नहीं होता आफ्टर बर्थ के बाद। आगे इतनी बात समझ में। अब यहाँ से देखिए, दीज सेल्स स्टार्ट डिवीज़न एंड एंटर इनटू प्रोफेज फर्स्ट। अब मैं आपको इसमें एक चार्ट दिखाऊंगी, आपको पूरा उससे समझ में आएगा। फिर हम अपनी एनसीईआरटी पे वापस चलेंगे। आप वो पहले उस चार्ट का पूरा जो फ्लो चार्ट मैं दिखाने वाली हूँ, उसको आप पहले अपनी पूरी कॉपी में उसको ड्रॉ करेंगे, स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, उसको हैंड टू हैंड वीडियो को पॉज करके ड्रॉ करेंगे। जब तक आप खुद से नहीं ड्रॉ करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले आप उसको ड्रॉ करेंगे, स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, ड्रॉ करेंगे, फिर आप समझेंगे उसे। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको एक चार्ट दिखा देती हूँ। ये देखिए, यह है चार्ट। अब इसमें क्या है, एक मिनट रुक जाइए। अब इसमें क्या है, देखो पहले बिफोर बर्थ की बात करते हैं। बिफोर बर्थ मतलब चाइल्ड फीटल स्टेज वाली। कौन सी स्टेज की बात कर रहे हैं हम इसमें हम बात कर रहे हैं फीटल स्टेज की।
ठीक है। अब देखिए फीटल स्टेज में क्या होता है, oogonia होता है, 2n होते हैं, ठीक है। माइटोसिस होती है इसमें, माइटोसिस के बाद क्या बनते हैं, प्राइमरी oocyte बनते हैं। देखिए इस चार्ट को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, यहीं मैं आपको याद करा दूंगी और आप इसे पहले अपनी पूरी कॉपी पे उसको ड्रॉ करेंगे। आगे इतनी बात समझ में। अच्छा वहाँ पे क्या हो रहा था स्पर्म में, जो स्पर्म का जो सेल था, जो जर्मिनल सेल था ना, जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया, वो क्या कर रही थी, माइटोसिस करके एक तो अपना नंबर बढ़ा रही थी, आई होप कि आपको याद होगा, एक तो वो अपना नंबर बढ़ा रही थी और दूसरी सेल क्या कर रही थी, स्पर्म में पार्टिसिपेट कर रही थी। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें क्या हो रहा है, जितने भी सेल बनने होंगे वो फीटल स्टेज में ही बन जाएंगे। आगे इतनी बात समझ में, ये कौन से स्टेज में हो रहा है, हमारा फीटल स्टेज में हो रहा है। ओगोनियम से क्या हुआ, माइटोसिस डिवीज़न हुआ। देखिए पहले तो आपको पूरा माइटोसिस और मियोसिस याद करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट, अगर आपने पूरा सेल डिवीज़न पूरा माइटोसिस और मियोसिस पढ़ा होगा तभी आपको प्रोफेज मेटाफेज ये सब आपको समझ में आएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो फिर आपको नहीं समझ आ पाएगा इतने अच्छे से, क्योंकि प्रोफेज में भी 4 होते हैं, डिप्लोटीन, पैकाइटीन, जाइगोटीन। ये कौन सी स्टेज में रुकता है, अब आपको जब यही नहीं पता होगा प्रोफेज में कितनी स्टेज होती हैं, कैसे वर्क करता है, सेंट्रियोल क्यों ज़रूरी होता है, तो ऐसे नहीं चलेगा काम। आपको पहले माइटोसिस मियोसिस पूरा पढ़ के आना, आपको पहले पूरा पढ़ना पड़ेगा मियोसिस और माइटोसिस, फिर ही आपको ये प्रोसेस पूरा समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करें अपना। आज जितना भी समझ में आ रहा है उतना तो खैर समझते चलिए, फिर मियोसिस और माइटोसिस पढ़ लेना अगर नहीं आता हो, और जिसको आता हो तो अच्छी बात है। देखिए अब मैंने इसमें क्या बताया, oogonia से माइटोसिस हुआ, प्राइमरी oocyte बना। अब देखिए, अब जब प्राइमरी oocyte फीटल अवस्था की बात हो रही है, फीटल स्टेज की, जब फीमेल चाइल्ड जब फीटल स्टेज में थी, तो ये किस में रुक गया, ये रुक जाता है प्रोफेज फर्स्ट में, आगे डिवाइड नहीं करता। ये कब का इंतजार करता है, अब ये कब तक रुका रहेगा। देखो कितना अच्छा सिस्टम मेंटेन है कि बर्थ से पहले जो हम बन रहा था oogonia से, जो प्राइमरी oocyte बना था बर्थ से पहले ही, वो किस में रुक गया, प्रोफेज फर्स्ट में रुक गया। कब तक रुक गया, जब तक प्यूबर्टी नहीं आ जाती, मतलब 13-14 साल मान के चलो रुका रहा ये। किस कौन सी स्टेज में, क्वेश्चन आता है ये, कौन से स्टेज में रुका रहा, प्रोफेज फर्स्ट में, माइटोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में ही रुका रहा ये। किस में रुका रहा बच्चों, प्रोफेज फर्स्ट में। oogonia से क्या हुआ, माइटोसिस डिवीज़न हुआ, प्राइमरी oocyte बना, प्रोफेज फर्स्ट में रुक गया। अब यहाँ पे ये कौन सा पॉइंट आ गया, ये आ गया इसका बर्थ का पॉइंट। अब बर्थ के पॉइंट के बाद क्या होता है, आफ्टर प्यूबर्टी मियोसिस कंटिन्यू डिवाइड होता है, मतलब मियोसिस की प्रोसेस आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। उसके बाद प्राइमरी oocyte से क्या बन गया, सेकेंडरी oocyte बन गया। क्या बन गया बच्चों, सेकेंडरी। अच्छा एक बात और देखिए, एक मिनट रुक जाइए। देखिए अब यहाँ पे क्या था, 2n। माइटोसिस में कभी भी नंबर जो होता है वो हाफ नहीं होता है, जितना नंबर होता है उतना ही रहता है, तो 2n से 2n रहा। लेकिन जब मियोसिस होता है तो मियोसिस का मतलब क्या होता है, रिडक्शन डिवीज़न होता है, तो 2n से 1n हो गया। अब इसमें जब मियोसिस डिवीज़न होता है आफ्टर प्यूबर्टी तो 2 चीज़ें बनती हैं, पोलर बॉडी बनती है और सेकेंडरी oocyte बनता है। ठीक है, आगे बात समझ में। सेकेंडरी oocyte बना, क्या हुआ, मैंने क्या बता रही थी आपको, माइटोसिस से मियोसिस हुआ, मियोसिस में रिडक्शन डिवीज़न होता है, एक बन गया पोलर बॉडी, दूसरा बन गया सेकेंडरी oocyte। अब एक बात और देखिए, जो सेकेंडरी oocyte है फिर से किस में रह जाएगा, मेटाफेज सेकेंड में रह जाएगा। किस में रह जाएगा, मेटाफेज सेकेंड में रह जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगी कि जो सेकेंडरी oocyte है वही ग्राफेन फॉलिकल से रिलीज़ होता है। उसके बाद अगर कोइटस होता है और स्पर्म आता है तब तो ये आगे की अपनी प्रोसेस पूरी करेगा, नहीं अगर नहीं आता है स्पर्म तो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू इसे बाहर रिलीज़ कर दिया जाएगा। आगे इतनी बात समझ में। अब देखिए ये मेटाफेज सेकंड में क्यों रुका, इसका रीज़न क्या है। अब इसका रीज़न ये है बच्चों कि देखिए मेटाफेज सेकंड में ये इसलिए रुक जाता है सेकेंडरी oocyte, क्योंकि इसके पास सेंट्रियोल नहीं होता। मैंने ये आपको स्पर्म जब पढ़ाया था तब भी बताया था कि जो स्पर्म के पास 2 सेंट्रियोल होते हैं, पीसी एंड डीसी। पीसी और डीसी, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। मैंने बताया था ना आपको कि 2 सेंट्रियोल होते हैं, एक सेंट्रियोल किस में हेल्प करता है, किस में, ओवम की फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। इसी वजह से ये मेटाफेज सेकंड में रुक गया है, क्योंकि मेटाफेज सेकंड के बाद जो स्टेज आती है उसमें सेंट्रियोल चाहिए होता है। जब तक सेंट्रियोल नहीं चाहिए होगा तो स्पिंडल फाइबर नहीं बन पाते हैं, कैसे आगे की प्रोसेस होगी। इसलिए बच्चों मेटाफेज सेकंड में क्यों रुक गया, क्योंकि इसके पास सेंट्रियोल
नहीं है। अच्छा एक बात और, एक क्वेश्चन और आपके माइंड में आना चाहिए कि, एक मिनट रुकिए, एक क्वेश्चन और आपके माइंड में आना चाहिए कि ये जो दो अगर बन भी रही है, मियोसिस के बाद दो बनी, एक पोलर बॉडी बनी, एक सेकेंडरी oocyte बना, तो सेकेंडरी oocyte शेप में इतना बड़ा कैसे बना है और पोलर बॉडी शेप में इतना छोटा क्यों बना है? तो देखिए ये इसलिए ऐसा होता है कि जो सेकेंडरी oocyte है, एक बात आप ध्यान रखिए पूरा, कि जो स्पर्म होता है उसके पास तो अपना साइटोप्लाज्म नहीं होता। मैंने आपको पूरा समझाया था डायग्राम में कि वो कैसे अपना साइटोप्लाज्म उसका पूरा ख़त्म हो जाता है, साइटोप्लाज्म उसके पास होता ही नहीं है, साइटोप्लाज्म पूरा ख़त्म हो चुका होता है। तो जो जितना भी जो भी वर्क करना है साइटोप्लाज्म का जो भी वर्क करना है वो एग का ही साइटोप्लाज्म वर्क करता है। इसलिए जो भी मियोसिस के बाद जो 2 सेल बनती है उसमें एक में ही इतना सारा सब कुछ आ जाता है कि जो स्पर्म है, क्योंकि उसके पास तो साइटोप्लाज्म होता नहीं है, तो इसीलिए ये इतनी बड़ी सेल बन जाती है कि उसके पास ही सारा मटेरियल आ जाता है, गोल्गी बॉडी, साइटोप्लाज्म सब कुछ, कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत मतलब कमी ना पड़े। इसलिए जो पोलर बॉडी जो होती है वो तो छोटा टिनी पार्टिकल बनता है और इसके पास ही सब कुछ आ जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, ये मेटाफेज सेकंड में रुक जाता है क्योंकि इसके पास सेंट्रियोल नहीं होता। सब कुछ होता है लेकिन सेंट्रियोल नहीं होता। अच्छा जब तक सेंट्रियोल कौन लेके आ रहा है, स्पर्म लेके आ रहा है सेंट्रियोल, तो इसीलिए बोला गया है कि ओव्यूलेशन, ये सेकेंडरी oocyte क्या हो गया, ओव्यूलेशन हो गया। अभी बताऊंगी क्या कैसे ओव्यूलेशन हुआ इसका, ग्राफेन फॉलिकल से कैसे बाहर निकला, ओव्यूलेशन हो गया इसका। ओव्यूलेशन होने के बाद ये बाहर निकल गया, जो एग है ये बाहर निकल गया। अब ये क्या करेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होगी तो क्या होगा, या तो ये बाहर निकल जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू, और नहीं तो क्वाइटस होगा। अगर स्पर्म आएगा तो स्पर्म के साथ मिलके ये फर्टिलाइज कर जाएगा। स्पर्म अपना क्या लेके आएगा, सेंट्रियोल लेके आएगा। सेंट्रियोल ये इसे अब देगा, किसको देगा, अपने सेकेंडरी oocyte को सेंट्रियोल देगा। उसके बाद ये फर्टिलाइज कर जाएगा, मियोसिस हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन पूरी हो जाएगी और फर्टिलाइज्ड एग बन जाएगा। आगे इतनी बात समझ में। अब एक क्वेश्चन और है मेरा कि मैंने कहा था 2 सेंट्रियोल रहते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल रहता है, और कौन सा सेंट्रियोल रहता है, और रहता है डिस्टल सेंट्रियोल। अब आपको ये बताना है मेरे को कमेंट में कि प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल पार्टिसिपेट करता है इसमें या डिस्टल सेंट्रियोल। मतलब आपको कमेंट में ये बताना है कि प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का क्या काम होता है और डिस्टल सेंट्रियोल का क्या काम होता है, और जो ओवम के पास जाता है वो कौन सा सेंट्रियोल होता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है या डिस्टल सेंट्रियोल होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। चलिए इतना ही पूरा चार्ट समझ में आ गया आपको। आई होप कि आपको पूरा फ्लो चार्ट समझ में आ गया होगा और आपको ये अच्छे से बनाना भी है। एक बार मैं और समझा देती हूँ। देखिए क्या होता है, बिफोर बर्थ पे क्या हुआ, ऊगोनियम था, है ना, ऊगोनियम था 2n, ऊगोनियम से क्या हुआ, माइटोसिस डिवीज़न हुआ, प्राइमरी oocyte बना। अब प्राइमरी oocyte कौन सी कौन सी ही स्टेज में मतलब बंद हो गया, अरेस्ट हो गया, प्रोफेज फर्स्ट में। कब से कब तक, बिफोर बर्थ से लेके आफ्टर प्यूबर्टी तक। उसके बाद मियोसिस उसका कंटिन्यूस रहा, सेकेंडरी oocyte बना। सेकेंडरी oocyte भी किस में अरेस्ट हो गया, मेटाफेज सेकंड में। क्यों हो गया, क्योंकि उसके पास अपना सेंट्रियोल नहीं था। किसका वेट करता है वो फर्टिलाइज होने के लिए, सेंट्रियोल का। सेंट्रियोल कौन लेके आता है, स्पर्म लेके आता है। अगर स्पर्म आया तो अच्छी बात है, फर्टिलाइज हो जाएगा, फिर जाइगोट बन जाएगा। नहीं लेके आता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में उसके थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल वर्क करता है, डिस्टल ये आप लोग मेरे को बताएंगे। आगे इतनी बात समझ में। पोलर बॉडी छोटी क्यों बनती है, सेकेंडरी oocyte बड़ा क्यों बनता है, क्योंकि जो स्पर्म होता है उसके पास अपना कोई भी साइटोप्लाज्म कुछ भी नहीं होता है, इसलिए एक ही सेल को इतना बड़ा बना दिया जाता है कि जो किसी भी चीज़ की कमी ना रहे। जो साइटोप्लाज्म वगैरह है वो सब सेकेंडरी oocyte अपना देते हैं स्पर्म को जब वो फर्टिलाइज हो। आगे इतनी बात समझ में। अब एनसीईआरटी पे चलें, देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा। अब देखिए बच्चों, एनसीईआरटी में पढ़ते चलते हैं। अब देखो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा पूरा एनसीईआरटी का। आप अपनी बुक भी अपने साथ रखिएगा। देखिए अब मैंने इसमें आपसे कहाँ तक पढ़ा दिया था, यहाँ तक पढ़ा दिया था, दीज सेल्स स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू प्रोफेज फर्स्ट ऑफ द मियोटिक डिवीजन एंड गेट टेम्परली अरेस्टेड। देखिए यही इसमें बता वो कौन सी स्टेज में। अब आप मेरे को क्वेश्चन का आंसर साथ साथ देते चलेंगे। अब आप बताइए कौन सी स्टेज में अरेस्ट हो रहा था, वो प्रोफेज फर्स्ट में हो रहा था। क्या बोल रहे थे हम उसे, प्राइमरी oocyte बोल रहे थे। अब देखिए जो प्राइमरी oocyte जो बना था, अब उस पर ये बन गया था हमारा प्राइमरी oocyte अरे भूल गए, देखिए एक मिनट रुक, ये देखिए ये बन गया था प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte बन गया था ना, किस में अरेस्ट हो गया था, प्रोफेज फर्स्ट में। ये डायग्राम तो अभी आप अपनी पूरा फ्लो चार्ट कॉपी में बनाइए, ताकि जब मैं आपको अभी थ्योरी पढ़ा रही हूँ एनसीईआरटी की तो आप उसको देखते चलें। लीजिए स्क्रीनशॉट आप पहले जल्दी से ले लिया।
अब देखिए प्राइमरी oocyte देख लिया था, प्राइमरी oocyte जो बना था प्राइमरी oocyte प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो गया था। अब इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, क्या बन जाती है बच्चों, इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। किसकी लेयर बन जाती है, ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर बन जाती है। ये देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये थोड़ा ब्लर है, मैनेज कर लीजिएगा। देखिए ये ग्रैनुलोसा सेल की प्राइमरी oocyte के ऊपर एक लेयर बन जाती है। जब ये लेयर उसके ऊपर बन जाती है तभी क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं बच्चों, प्राइमरी फॉलिकल। आगे इतनी बात समझ में, क्या क्या कहना चाह रही हूँ मैं, प्राइमरी oocyte बना, उसके ऊपर एक लेयर बनी ग्रैनुलोसा सेल की, क्या बन गई, प्राइमरी फॉलिकल बन गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। आगे इतना, प्यूबर्टी जब तक क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल बन जाते हैं। मैंने क्या बताया था आपको कि मिलियंस में क्या होते हैं, फॉलिकल बनते हैं। ठीक है, उसके बाद रह कितने जाते हैं, 60 से 80 हज़ार तक प्राइमरी फॉलिकल्स रह जाते हैं। बाकी सारे बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक डीजनरेट होते रहते हैं। कितने रह जाते हैं, 60 से 80 हज़ार तक ही रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं, टोटल नहीं, प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक है, आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय, और जो प्राइमरी फॉलिकल क्या बताया था, जो प्राइमरी oocyte है उसमें क्या हो रहा था, लेयर बन रहा था। किसका बन रहा था, ग्रैनुलोसा सेल का बन रहा था। क्या बोल रहे थे, प्राइमरी फॉलिकल बन रहे थे। अब प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर एक और लेयर बन जाती है, एक न्यू थीका बन जाती है, बहुत सारी लेयर बन जाती है, जिसे अब हम बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, सेकेंड प्राइमरी फॉलिकल रहा, फिर प्राइमरी फॉलिकल में क्या था, प्राइमरी oocyte के ऊपर लेयर बन रही थी तो प्राइमरी फॉलिकल हो रहा था। प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर बहुत सारी लेयर बन गई, सेकेंडरी फॉलिकल कहलाया। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर क्या होता है, अब एक कैविटी बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चों, कैविटी बन जाती है। उस कैविटी को क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं। जब वो कैविटी बन जाती है तो उसी वाले फॉलिकल को क्या बोल देते हैं हम, सेकेंडरी फॉलिकल बोल देते हैं। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू अ टर्शरी फॉलिकल विच इज़ कैरेक्टराइज्ड। किससे हम पता लगा पाते हैं कि ये टर्शरी फॉलिकल है, उसमें एक कैविटी बन जाती है, उस कैविटी को हम एंट्रम बोलते हैं। और कैसे हम पता लगा पाते हैं कि कोई चीज़ सेकेंडरी फॉलिकल है, वो जो फॉलिकल है वो सेकेंडरी फॉलिकल है, उसके ऊपर ग्रैनुलोसा सेल के अलावा भी एक न्यू लेयर चढ़ जाती है। आगे डिफरेंस समझ में आ गया कि प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल में क्या डिफरेंस है। देखिए प्राइमरी फॉलिकल में क्या है, उस पर ग्रैनुलोसा सेल की लेयर आ जाती है। सेकेंडरी में वो लेयर कुछ और ज़्यादा मोटी हो जाती है और एक न्यू थीका बन जाती है, सेकेंडरी फॉलिकल कहलाता है। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद टर्सरी में क्या है, एंट्रम कैविटी बन जाती है, उसको हम टर्सरी बोल देते हैं। अब देखिए यहाँ से पढ़िए, द थीका लेयर इज़ ऑर्गेनाइज्ड। अब जब कैविटी बन जाएगी टर्शरी फॉलिकल में, जो जो ग्रैनुलोसा सेल की जो लेयर थी ना, अब ये अपने आप को और ज़्यादा अपना अलग से ऑर्गेनाइज्ड कर लेगी। कैसे कर लेगी, दो लेयर में, इनर और आउटर। इनर और आउटर, इनर को क्या बोलेंगे, द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन इनर थीका, इसे इंटरना बोल देंगे, और आउटर थीका एक्सटर्ना बोल देंगे। अब इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, इसमें ये देखिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रॉ, मतलब इसमें ये लिखा है कि आप ये देखिए कि इट इज़ एट दिस स्टेज दैट द प्राइमरी oocyte विद इन द टर्शरी फॉलिकल। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जो टर्शरी जो हमारा प्राइमरी oocyte था, जो प्राइमरी oocyte था टर्शरी फॉलिकल में आ गया, तो वो कब अपना साइज बढ़ाएगा, टर्शरी फॉलिकल में आके वो अपना साइज बढ़ाएगा। ठीक है, आगे इट इज़ एन अनइक्वल डिवीज़न, मैंने बताया था अनइक्वल डिवीज़न होता है, पोलर बॉडी बनती है और सेकेंडरी oocyte बनता है, बताया ना, बताया सेकेंडरी oocyte बनता है, पोलर बॉडी बनती है। देखिए सेकेंडरी oocyte बना और टिनी फर्स्ट पोलर बॉडी बनी है। अब इसको एक डायग्राम से समझा देती हूँ मैं आपको, ये डायग्राम तो समझ में आ गया था पूरा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, ये वाला देखो बच्चों, इसमें क्या मैंने क्या बताया, ऊगोनिया आई है। ठीक है, फॉलिकल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, प्रीमोडियल बनते हैं, प्राइमरी ग्रैनुलोसा सेल की लेयर बन गई, सेकेंडरी और सारी लेयर बन गई। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, समझ में आ गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इस डायग्राम को देखिए, बहुत अच्छे से समझने की नीड है। इसमें मैंने आपको क्या बताया, ऊगोनिया बने, इसमें देखो दो होती हैं, एक तो प्री एंट्रल फेज होती है, दूसरी होती है एंट्रल। अब इसका क्या मतलब होता है, देखिए प्री एंट्रल फेज उसको कहते हैं जब तक एंट्रम नहीं बनता है। एंट्रम क्या होता है, जो टर्शरी फॉलिकल में जो कैविटी बनती है, उस जब तक वो नहीं बनती है, उसके ना बनने की स्टेज को प्री एंट्रल कैविटी बोलते हैं, और जब बन जाती है तो वो एंट्रल फेज में आ जाती है। तो पहले ऊगोनिया बने, प्राइमोडियल, फिर अब
फिर प्राइमरी बने, सेकेंडरी बने, फिर टर्शरी बने। ये देखो कैविटी दिख रही है, उसके बाद क्या हो गया, ओव्यूलेशन हो जाता है यहाँ से। आगे बात समझ में इतनी। अब देखिए एक ये वाला डायग्राम भी देख लीजिए, ये वाला डायग्राम देखो, इसको अच्छे से देखने की ज़रूरत है। देखिए इसमें क्या है, प्राइमरी फॉलिकल बने, है ना, उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल के बाद ये क्या बन गया, सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, है ना, क्योंकि उसके ऊपर एक और लेयर आ गई ग्रैनुलोसा सेल की। और दूसरी कौन सी बन गई, टर्शरी बन गई। टर्शरी में देखो कैविटी दिखाई दे रही होगी, ठीक है। फिर ग्राफियन फॉलिकल बन गया, ग्राफियन फॉलिकल के बाद ये देखो ओवम बाहर निकला। ये ओवम बाहर नहीं निकला है, ये सेकेंडरी oocyte बाहर निकला है ना, सेकेंडरी oocyte बाहर निकला है। एक मिनट और रुक, देखिए अच्छे से देखते हैं। ये देखिए इसमें क्या है, प्राइमरी फॉलिकल, ये तो प्रीमोडियल है, प्राइमरी, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल। इनके अंदर ये जो रेड वाला दिख रहा है ये oocyte है, ये तो अभी oocyte है ही। फिर उसके बाद oocyte जब अपना साइज और नंबर बढ़ाएगा तो वो ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये बाहर निकल जाएगा ग्राफिन फॉलिकल से। जो बचा रह जाएगा, ग्राफिन फॉलिकल से ओवम बाहर निकल गया, जो बचा रह गया उसे कॉर्पस ल्यूटियम बोला। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करता है, ये बात और ध्यान में रखिए आप, ठीक है। अब देखो यहाँ से पढ़ते हैं, देखो द सेकेंडरी oocyte रिटेन, एक मिनट रुको, द सेकेंडरी oocyte रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज फॉर दिस, सॉरी। इसमें देखिए ये पूछा गया है, इसमें ये पूछा गया है कि जो सेकेंडरी oocyte है उसमें बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म है, क्योंकि एक पोलर बॉडी छोटी बन रही थी और एक सेकेंडरी oocyte बड़ा बन रहा था, तो इसका कोई एडवांटेज है? यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं है। देखिए इसका एडवांटेज तो यही है ना, क्योंकि स्पर्म अपना साइटोप्लाज्म नहीं लेके आ रहा था, इसके पास ही सारा कुछ है, यही तो अपना साइटोप्लाज्म उसे वो करेगा, यही तो अपना सारा साइटोप्लाज्म देगा ना, देगा उसे। आगे बात समझ में, यही इसका एक एडवांटेज है। अब देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस, किसके बारे में, इसमें ये पूछा गया है कि जो पोलर बॉडी है उसका कोई यूज़ है, तो अभी तक साइंटिस्ट भी नहीं पता लगा पाए कि इसका कोई अभी ऐसा कोई यूज़ है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, द टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू द मैच्योर फॉलिकल और ग्राफिन फॉलिकल। सही बात है, टर्शरी फॉलिकल मैच्योर, ग्राफिन फॉलिकल में वो हो रहा था, उससे ओवम निकल रहा था, ओवम नहीं सेकेंडरी oocyte निकल रहा था। अब सेकेंडरी oocyte क्या करेगा, सेकेंडरी oocyte कह लो या ओवम कह लो, फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पैलूसिडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जोना पैलूसिडा है इसी को ही, जो स्पर्म के पास एक्रोसोम था वो इसी वाली लेयर को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। कौन सी वाली, जो ओवम या सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ लगी रहती है, जोना पैलूसिडा। आ गई बात समझ में इतनी। देखिए द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte या ओवम कह लो फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन, इसको ही ओव्यूलेशन बोलते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो इसका मैं आपको भी एक डायग्राम, एक चार्ट दूंगी, उसको आपको अच्छे से समझना होगा, आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं अपनी कॉपी में, ठीक है। कल हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो आपको बहुत सारे फ्लो चार्ट दिखाने। अब देखिए पहले ये वाला देख लेते हैं, उस दिन ये वाला समझाया था, आज ये वाला समझते हैं, oogenesis वाला। देखिए इसमें क्या है, ऊगोनिया है, ऊगोनिया का किससे, फीटल लाइफ में। जो डायग्राम मैंने अभी आपको दिखाया था ना पहले, फ्लो चार्ट जो अलग से दिखाया था, ये वही वाला फ्लो चार्ट है। ऊगोनिया थे, माइटोसिस हो रहा था, प्राइमरी oocyte बने थे। प्राइमरी oocyte किस में रह रहे थे, किस में अरेस्ट हो रहे थे, प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो रहे थे, ठीक है। उसके बाद बर्थ के बाद कब, बर्थ फीटल लाइफ से प्यूबर्टी तक, प्यूबर्टी के बाद क्या, मियोसिस डिवीज़न उनमें पूरा हो गया था। मियोसिस डिवीज़न पूरा होने के बाद सेकेंडरी oocyte बन गया था और पोलर बॉडी बन गई थी। उसके बाद सेकेंडरी oocyte कह लो या ओवम कह लो, और सेकेंड पोलर बॉडी बन गई थी। आगे बात समझ में। और मेटाफेज सेकंड में भी अरेस्ट हो रहे थे, वो तो आपको पता ही क्यों होता है, क्योंकि उसके पास अपना कोई सेंट्रियोल नहीं था। आगे इतनी बात समझ में। अब देखिए और मैं फ्लो चार्ट दिखा देती हूँ आपको। देखिए एक ये वाला, देखिए ये ऊगोनिया है, oocyte हो रहा है, ग्रोथ हो रही है oocyte में, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, कैविटी बन गई एंट्रम, उसके बाद ओवम बन गया और रिलीज हो गया। पहले मियोसिस हुआ, फिर अरेस्ट हो गया, फिर रिजम्पशन हुआ, फिर मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट हो गया, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में। अब देखिए अभी वो वाला डिफ्रेंशिएट है, डिफरेंस बिटवीन जो हमने अभी पहले पढ़ा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या डिफरेंस है, तो इसको आप नोट करिए, मैं आपको एक बार समझा भी देती हूँ। देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis लोकेशन क्या होती है, टेस्टिस और ओवरी होती है ना। नंबर ऑफ गैमीट्स कितने होते हैं, लाइफ लॉन्ग होते रहते हैं। ये कितने होते हैं ये मेनोपोज तक होते हैं,
सिर्फ ओनली 400 ही मैच्योर हो पाते हैं। फिक्स्ड अमाउंट होता है इनका, 400 रहते हैं ये। पहला ओव्यूलेशन पहली ओवरी से, फिर दूसरा वाला दूसरी से, फिर तीसरा वाला पहली ओवरी से, चौथा वाला, ऐसे ऑल्टरनेट पे होते रहते हैं। तो 400 ही मैच्योर हो पाते हैं, मतलब 400 बार ही मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है एक फीमेल की लाइफ में। ठीक है, गैमीट्स पर जर्म सेल 4 बन रहे थे, यहाँ पे 1 ही हो रहा है ना। ओवम ही सेकेंडरी oocyte ही हो रहा है, वहाँ पे 4 स्पर्मेटिड बन रहे थे। बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस, ये प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है। स्पर्म कब से बनना स्टार्ट होते हैं? प्यूबर्टी से। और ये कब से होती है? फीटल अवस्था से स्टार्ट हो जाती है। गैमिट फॉर्मेशन का टाइम क्या है? कंटिन्यू रहता है गैमिट का फॉर्मेशन। ठीक है, ये कब होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 a month होता है। ठीक है, अब हाँ एक बात और ये मत समझिएगा कि एक टाइम पे एक ही फॉलिकल मैच्योर होता है। बहुत सारे फॉलिकल मैच्योर होते हैं, लेकिन रहता कौन सा है? एक ही रहता है, जो पूरा अपना कम्प्लीटली सारे फॉलिकल्स से गुजर के, सारी अवस्थाओं से गुजर के जो एंड में आ पाता है। होते बहुत सारे हैं लेकिन रहता एक ही है। ठीक है, एंड ऑफ प्रोसेस क्या रहता है? लाइफ लॉन्ग रहती है और ये मेनोपॉज में ख़त्म हो जाती है। गैमेट रिलीज़ क्या होता है? कभी भी गैमेट रिलीज़ हो सकते हैं, इसमें मंथली साइकिल में रिलीज़ होते हैं। मियोटिक डिवीज़न अनइंटरप्टेड होता है, इसमें अरेस्ट हो जाता है, पता ही है आपको प्रोफेस फर्स्ट में। जर्मलाइन एपिथेलियम इन्वॉल्व इन गैमेट प्रोडक्शन, नॉट इन्वॉल्व इन गैमेट प्रोडक्शन। आगे बात समझ में? चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बच्चों, इतना आपको अच्छे से समझ में कैसे कैसे क्या होता है पूरा, आई होप कि आपको आ गया होगा। नहीं आया तो फिर वीडियो को बार बार पॉज करके देखिए, उसके बाद भी नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है, और जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। oogenesis हमारा कंप्लीट हो गया है। आज कल से हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करेंगे, कैसे कैसे हार्मोन्स निकलते हैं। कल आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल क्या होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।